न्याय संहिता के आने के बाद सभी लोग ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा है, 498A ऐसे का ऐसा है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, अब आपके ऊपर झूठे केसों का जो एक पुलिंदा आया करता था, उसमें अब कमी अवश्य 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 आएगी और अब पत्नियां नहीं कर पाएंगी इस दहेज कानून का दुरुपयोग। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के आने से पत्नियां अब नहीं कर पाएंगी दहेज कानून का दुरुपयोग। अरे ये क्या हुआ? आप सभी को ये बात जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस 498A को लाया गया था, सेकंड अमेंडमेंट जब हुई थी 1983 में, उस समय पर इसको इंसर्ट किया गया था, इसको लागू किया गया था 498A को। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले से लागू नहीं था जब से इंडियन पीनल कोड चल रही थी। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता आने के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं हुआ, 498A तो पहले भी था, 498A तो अब भी है, शब्द एक एक उसका बराबर है, एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है, कोई असर नहीं हुआ। लेकिन सभी गलत बोल रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय न्याय संहिता के आने से पत्नियां अब नहीं कर पाएंगी दहेज कानून का दुरुपयोग। कैसे? आज के इस वीडियो में आइए समझते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आगे चलने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है, आप सभी को इसको पढ़ने की जरूरत है। आइए पहले समझते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं कि 498A की उत्पत्ति कैसे होती है और कैसे ये आगे चलता है सफर। आईपीसी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में, लेकिन समाज में पत्नियों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही थी, मारपीट हो रही थी, क्रूरता हो रही थी, शोषण हो रहा था। और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सेकंड अमेंडमेंट किया जाता है 1983 यानी कि 1983 में, और 498A को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और 498A कहती है कि ऐसी कोई भी स्त्री, पत्नी जिसकी शादी हो चुकी हो, वो शादीशुदा हो और उसके पति और परिवार के अन्य सदस्य उस स्त्री पर इतना ज्यादा अत्याचार करते हैं, इतनी ज्यादा क्रूअल्टी करते हैं, उनसे पहले दहेज मांगा जाता है इस पति और परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा। और जब ये पत्नी दहेज नहीं दे पाती है तो दहेज न देने की वजह से इसका बुरी तरह से शोषण होता है, क्रूरता होती है। और इन क्रूरताओं से बचाने के लिए, इस शोषण से बचाने के लिए 498A को इंट्रोड्यूस किया गया कि ऐसी पत्नियां अब 498A के तहत एक कंप्लेंट दायर कर सकती हैं। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें आपको बेल लेनी पड़ेगी, जमानत लेनी पड़ेगी। जमानत लेने का आपको अपना एक उचित कारण बताना पड़ेगा। ये नॉन कंपाउंडेबल इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपको अगर इसको रद्द करवाना है FIR को, तो आपको 482 CRPC के तहत अपने हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। और हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करते हुए, देखते हुए कि क्या इस FIR को रद्द करने की संभावना है क्या, वो रद्द कर सकती है, ऐसा निर्णय ले सकती है। इसमें पनिशमेंट 3 साल तक की हो सकती थी और साथ में फाइन हो सकता था। आपको मैं बता दूं, ये सारी चीजें आज भी ऐसे की ऐसे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1983 में,
जिन महिलाओं के बचाव के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वो इसका लाभ नहीं उठा पाई, क्योंकि जो औरतें, जो महिलाएं, जो पत्नियां कोर्ट में कानूनों का दुरुपयोग करने में माहिर थी, सारे हथकंडे अपनाने में माहिर थी, उन्होंने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और उस दुरुपयोग का नतीजा ये हुआ कि जिन स्त्रियों के साथ, जिन पत्नियों के साथ वास्तव में अत्याचार हो रहा था, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कोर्ट में जाने की, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये एहसास था कि कोर्ट, पूरा का पूरा थाना, सारा प्रशासन, वकील समुदाय, माने सभी लोग सभी पत्नियों को एक नजर से देखेंगे, क्योंकि ऐसा सुना है ना आपने कि गेहूं के साथ धुन पिसा जाता है। तो इस डर से जिन स्त्रियों के साथ वास्तव में अत्याचार हो रहे थे वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, और वो पत्नियां जो कि बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से, मजा चखाने की नियत से, सामने वाली पार्टी यानी कि पति पक्ष को झुकाने की नियत से, या अपना अंदर का जो अहम है उसको सेटिस्फाई करने के लिए इस 498A का बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग करने लगी। और हुआ ये कि धीरे धीरे सभी कोर्ट्स ने, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने, इवन सुप्रीम कोर्ट्स ने भी बहुत बार दुखी होकर के निर्णय दिए और ये कहा कि 498A जैसी जो धाराएं हैं, जो कि मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी है असल में, उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसको एक कानूनी टेरर के रूप में यूज किया जा रहा है, कानूनी आतंकवाद इसका नाम दिया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार दुखी होकर के। सभी हाई कोर्ट्स ने कहा कि अगर 498A की जो धारा है अगर लगी है किसी पति पर, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा नर्म व्यवहार रखना होगा कोर्ट्स को, क्योंकि इसका दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498A की धारा अगर किसी पति पत्नी के डिस्प्यूट में लगी हुई है तो सीधा इसके अंदर गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, बल्कि वेलफेयर कमिटीज तक की बात कर दी, लीगल नोटिस भेजने की बात कर दी, एमिकेबल सेटलमेंट इत्यादि की। यानी कि ये हुआ कि 498A जितना मजबूती से आया था 1983 में, उतना ही वो कमजोर होने लगा। और ऐसे में वो महिलाएं जो अपने अपने पतियों को और उसके परिवार के सदस्यों को मजा चखाने की नियत से इसका दुरुपयोग कर रही थी, अब उन्होंने एक नई धारा पकड़ ली और उस धारा का नाम है 377 IPC। ये जो सेक्शन है ये भी नॉन अवेलेबल था, यानी अगर इसके अंदर जमानत लेनी है पति को या पति के अन्य परिवार के सदस्य जिसके ऊपर 377 इस पत्नी ने लगा दी है, तो उसको जमानत लेनी होगी कोर्ट से और उसको अपना कारण बताना होगा, जो इतना आसान नहीं हुआ करता। साथ ही ये नॉन कंपाउंडेबल हो गया, यानी कि ऐसा नहीं है कि 377 लगा दी और उसके बाद आपस में समझौता कर लिया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको अगर 377 की धारा आप पर लग गई है तो आपको 482 CRPC के तहत आपको कंसर्न हाई कोर्ट में जाना होगा और इनहेरेंट पावर को यूज करवाना होगा, तब जाकर के आपकी FIR रद्द की जा सकती है। 377 मतलब अननेचुरल सेक्स। जितनी भी 498A की कंप्लेंट्स आने लगी, धीरे धीरे ये देखा जाने लगा कि ये जो एक फैंसी सेक्शन है, इस सेक्शन को यूज किया जाने लगा, बल्कि कहा जाए इसको बहुत बुरी तरह से मिसयूज किया जाने लगा। हर एक 498A की धारा जिस भी FIR में लग रही है, वो पत्नी उस क्रुएलिटी को, उस मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी को दिखाते हुए 377 का भी प्रयोग जरूर करती थी, क्योंकि अब उसको पता था कि 498A तो अब थोड़ा सा नर्म हो चुका है, कोर्ट का रवैया नर्म हो चुका है, पुलिस महकमे का रवैया नर्म हो चुका है। अब जो कठोरता लेकर के आनी होगी, अगर उसको वाकई में मजा चखाना है, अगर उसको वाकई में प्रतिशोध लेना है, अगर उसको बदला लेना है इस परिवार से जो कि उनकी बात नहीं मान रहा है, तो 377 लगाना होगा। और अब धड़ल्ले से ये देखा जाने लगा कि ये जो फैंसी सेक्शन है 377 हर FIR में लगने लगा। सरकार बैठी हुई थी और सरकार की एक नजर जो थी, पैनी नजर, इस बात पर जा रही थी कि पहले 498A का धड़ल्ले से दुरुपयोग हुआ, जिसकी वजह से बेचारी वो स्त्रियां
जिनके ऊपर आज भी अत्याचार हो रहा था उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद सरकार ने पैनी नजर से यह भी देखा कि अब इन धूर्त स्त्रियों ने 377 को यूज करना शुरू कर दिया, और क्योंकि उनको पता था कि ये थोड़ा सा कठोर है तो परेशानी होगी इनको बेल लेने में भी, और परेशानी होगी इसको क्वैश कराने में भी, बल्कि होगी ही नहीं, या होगी तो बहुत कम होगी। ये ऐसी एक धारा थी जिसके अंदर एकदम से ये डर रहता है पति पक्ष को भी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को, जिस पर भी 377 धारा अननेचुरल सेक्स की अगर आपने लगाई है, अप्राकृतिक संभोग की आपने अगर ये सेक्शन लगाया है, तो अब उसको भय सताता है कि पुलिस उसको कभी भी उठा लेगी। अब जब इसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया तो सरकार ने 1 जुलाई 2024 को बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता को रिप्लेस कर दिया इंडियन पीनल कोड की जगह पर। यानी कि अब इंडियन पीनल कोड नहीं लागू होगा। नए जितने भी केसेस आएंगे, जो पुराने चल रहे हैं वो तो चलेंगे, लेकिन जितने भी नए केसेस आ रहे हैं उसमें कोई भी धारा आईपीसी के हिसाब से नहीं लगेगी। अब धाराएं लगेंगी बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। ये देखिए, मैं आपके लिए लाई हूं ये भारतीय न्याय संहिता। अब अगर इसमें देखें कि 498A, तो 498A जो ये है, इस 498A की जगह पर 85 बीएनएस आ गया है, यानी कि 85 बीएनएस अब आ गया है। और जिस धारा 377 का दुरुपयोग धड़ल्ले से हो रहा था, आइए वो भी देख लेते हैं कि उसका क्या हश्र होता है। 377 जो कि ये देखिए 377 यानी कि अननेचुरल ऑफेंसेस, और सामने अगर आप देखें ध्यान से तो ये खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब जितनी भी एफआईआर दर्ज की जाएंगी इन पत्नियों के द्वारा, और जो दुरुपयोग कर रही थी फैंसी सेक्शन 377 लगा करके हर एक केस में, ताकि पति को सताया जा सके, परेशान किया जा सके, रुलाया जा सके, अब ऐसा नहीं होने वाला। 377 को भारतीय न्याय संहिता ने खत्म कर दिया है। अब अगर 377 खत्म कर दिया गया है तो जो उसका दुरुपयोग धड़ल्ले से हो रहा था वो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय न्याय संहिता के आने से अब पत्नियां नहीं कर पाएंगी दहेज कानून का दुरुपयोग, क्योंकि उनकी जो मंशा हमेशा रहती थी कि 498A के साथ 377 यानी कि इस फैंसी सेक्शन को लगा दो और इनको मजा चखाओ, अब ऐसा नहीं होने वाला। तो देखा आप सभी ने कि भारतीय न्याय संहिता के आने के बाद सभी लोग ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा है, 498A ऐसे का ऐसा है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, 498A के साथ लगने वाली धारा 377 खत्म कर दी गई है भारतीय न्याय संहिता के द्वारा, और इसका फायदा अब आप सभी पतियों को मिलेगा, क्योंकि अब आपके ऊपर झूठे केसों का जो एक पुलिंदा आया करता था उसमें अब कमी अवश्य 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 आएगी, और अब पत्नियां नहीं कर पाएंगी इस दहेज कानून का दुरुपयोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।